Good morning, student. In previous classes, we have studied about law of conservation of mass and law of constant proportion. Today, we will study about other laws like law of multiple proportion. Na law of multiple proportion. It was proposed by Dalton in 1803. ठीक है, देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि जैसे कोई दो एलिमेंट हो जिसमें एक का वेट फिक्स हो और दूसरे का वेरिएबल हो, ठीक है, तो दोनों अगर एलिमेंट कंबाइन करते हो, दो एलिमेंट हो दोनों आपस में कंबाइन करते हो, कंबाइन करने के बाद दो डिफरेंट एलिमेंट, दो डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हो या दो से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हो जिसमें एक एलिमेंट का वेट फिक्स हो और दूसरे एलिमेंट का वेट जो हो वेरिएबल हो, तो कहता है कि जो एक दूसरे का जो एटॉमिक वेट होगा वो एक दूसरे का मल्टीपल होगा। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फिर से सुनिए, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड in which fixed weight of one element combines with different weight of the other bear a simple ratio to one another। फिर से इसको सुन लीजिए, if there are two elements they are combining to form two different compounds in which weight of one element is fixed and that of other is variable, then the weight of variable element is in the multiple of, it will be multiple of one another। यही है आपका। तो आइए इसको कुछ हम एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। यह जॉन डाल्टन है, इसी का लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपका दिया हुआ था, ठीक है। एक सी एलिमेंट है, दूसरा आपका ऑक्सीजन है, आपस में कंबाइन किया तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा एक कंपाउंड, दूसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में आप देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है 12:16 है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड में 12:32 है। तो देखिए दोनों कंपाउंड में कार्बन का वेट फिक्स है, यहाँ 12 ग्राम है, इसका भी 12 ग्राम है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, वेरिएबल है, और यह वेरिएबल जो है एक दूसरे का मल्टीपल है। 16 टू 32 ना, यह 16 है, यह 32 है, तो जस्ट डबल है, यानी कि मल्टीपल में उसका आ गया। इसी को हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। द वेट ऑफ ऑक्सीजन दैट विल कंबाइन विथ 12 ग्राम ऑफ कार्बन in carbon monoxide and CO2 in the ratio of 1:2। और इसको देखेंगे 16 को यानी ऑक्सीजन को, तो 16 और 32 है, तो 1:2 के रेशियो में सिंपल मल्टीपल है। चलिए नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं ये पूछते रहता है, ठीक है, इसलिए इसको पढ़ाना मैं जरूरी समझा, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। एक साइंटिस्ट था जर्मियास बेंजामिन रिचर, उसी का ये दिया हुआ है इसको हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, लॉ ऑफ परमानेंट रेशियो भी कहते हैं इसको, ठीक है। कहता है कि द रेशियो ऑफ मासेज ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी व्हिच कंबाइन सेपरेटली with a fixed mass of third element C, either the same or the some multiple of the ratio of the masses in which A and B combine directly with each other। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। ये साइंटिस्ट जो जर्मनी बेंजामिन रिचर था, उसका फोटो आप देख रहे हैं, ठीक है। जैसे देख लिए कोई दो एलिमेंट है, when two elements combine separately with fixed mass of third element, then ratio of their masses in which they do so is either the same or the some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other ना। आइए इसको एग्जांपल से मैं समझाता हूं। एक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है। अगर कार्बन हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा तो CH4 बनेगा, और CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो देखिए 12:4 है, ठीक है। ये 12 ग्राम है और ये इसका मास होता है 1 ग्राम, 1 × 4 बराबर 4 हो गया, 12 × 4 ग्राम हो गया, दोनों का रेशियो निकाल दीजिए 3:1 हो गया। अगर यही ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो H2O हो गया, कितना हो गया 2:16, रेशियो निकाल दिए 1:8 आ गया। तब कहता है कि नहीं, जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेगा,
ठीक है। और ये एक फिक्स्ड मास ऑफ एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का रेशियो देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 1 है, ठीक है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन हम लोग 2 कर देंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी हम लोग का रेशियो मतलब उसी रेशियो में चेंज होगा। तो यहाँ पर 4 है, 4 का 1 रेशियो निकाल दिए, यहाँ 2 से 1 कर दिए, मतलब कि कॉमन लेके कर दिए। तो देखिए हाइड्रोजन का फिक्स्ड अमाउंट है। अब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन कर रहा था, लेकिन जब ये आपस में दोनों कंबाइन करके CO2 बना लेगा, और तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो गया, 12:32 हो गया, ठीक है। इसमें इसका प्रोपोर्शन देख लीजिए कितना हो रहा है आपका। हाँ, तो CH पर जो चीज बताया हूँ वही आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आ रहा है आपके सामने। तो ये आपका कार्बन और ऑक्सीजन का अगर आप रेशियो देखें तो कार्बन यहाँ 12, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ कितना है 8, 12 इंटू 8 ये हो गया। दोनों का रेशियो निकाल दीजिए तो 3:8 हो जाएगा आपका। यहाँ मतलब 8 का बोला गया है, यहाँ 16 हो गया, ये 12 हो गया, अब ये 16 हो गया। तो 12 और 16 का रेशियो निकालिएगा तो 3:8 होगा। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 12, ऑक्सीजन 32 हो गया, दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, इसमें भी 3:8 आ गया। तो कहने का मतलब है कि अगर दो एलिमेंट हो, एक फिक्स्ड मास से कंबाइन कर रहा हो, तो इसमें जो एक एलिमेंट का रेशियो अगर फिक्स हो और दूसरे का वेरिएबल हो, तो यही वेरिएबल का जो रेशियो होगा वह इक्वल होगा या मल्टीपल होगा। कब? जब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लें। तो देखिए यहाँ भी 3:8 आ गया, किसका रेशियो, कार्बन और ऑक्सीजन का। यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना था, 3:1 था। यही है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आइए अब हम लोग देखने जा रहे हैं गे-लुजेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम गे-लुजेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है, ठीक है। तो गैसियस सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल है, याद रखेंगे, ठीक है। अगर कोई रिएक्टेंट गैसियस हो और यह प्रोडक्ट में बदल रहा हो, वह प्रोडक्ट भी गैसेज हो, तो कहता है इक्वल नंबर ऑफ मोलिकुल्स कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम एट गिवन सेट ऑफ सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम लोग सिमिलर कंडीशन दे दें किसका, टेम्परेचर और प्रेशर का, तो इक्वल नंबर ऑफ मोलिकुल्स कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ, ये क्या कहा जाता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होगा उसका इक्वल होगा। यही कहता है अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेनेवर गैसेज रिएक्ट टुगेदर द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टिंग गैसेज एज वेल एज द प्रोडक्ट आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो। जो रिएक्टेंट होंगे और जो प्रोडक्ट होंगे वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। शर्त क्या है, अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, गैसियस सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो ये लुजेक का दिया हुआ, गे-लुजेक का दिया हुआ था, जोसेफ लुइस गे-लुजेक का फोटो आप देख रहे हैं इस वक्त। आइए इसको हम लोग समझते हैं। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ gaseous reactant reacted and the volume of the gaseous product found bear a simple ratio. For example हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन भी गैस है, जब कंबाइन करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिला। तो देखो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, तो एक 1 वॉल्यूम हो गया। यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है इसका, क्लोरीन का 1 हो गया, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट 2 है तो इसका 2 वॉल्यूम हो गया। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 1:1:2 के रिस्पेक्ट में आ गया ना। 1 वॉल्यूम देखो है, इसका भी 1 वॉल्यूम, लेकिन ये 2 वॉल्यूम हो गया। रेशियो किस रेशियो में आ गया, ऑल द रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट हैव सिंपल रेशियो 1:1:2, ठीक है। अब कुछ दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे H2 और O2 कंबाइन करके 2H2O मिला लिया। सब गैसियस सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए कोफिशिएंट 2 तो 2 वॉल्यूम, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 तो 1 वॉल्यूम, इसका 2 वॉल्यूम। तो ये तीनों जो होगा एक सिंपल होल नंबर रेशियो में है, 2:1:2, ठीक है। उसी तरह नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा हेबर्स प्रोसेस में, ठीक है, कैटलिस्ट वगैरह होता है, सुटेबल टेम्परेचर होता है इसमें, तो अमोनिया बना दिया। तो देखिए कोफिशिएंट 1 तो 1 वॉल्यूम, कोफिशिएंट 3 तो 3 वॉल्यूम, यहाँ हो गया कोफिशिएंट 2 तो ये हो गया आपका 2 वॉल्यूम। तीनों का रेशियो देखिए 1:3:2, 1:3:2 इस रेशियो में आ गया। तो यही है आपका गे-लुजेक्स लॉ ना। अगर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर दे दिया जाए तो जो गैसियस सब्सटेंसेज जो हैं आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक सिंपल होल नंबर रेशियो में पाए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एवोगैड्रोज लॉ ना, गिवन बाय एवोगैड्रो। एवोगैड्रो को देख लीजिए कितना डेंजर फोटो लग रहा है, आजकल कोई मिल जाए ऐसा आदमी तो कहेगा कि एलियन आ गया है।
हाँ, तो एवोगैड्रो नंबर क्या है, तो यह कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आपका गैसियस सिस्टम हो तो उनका अगर टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन अगर हम लोग सिमिलर कर दें तो इक्वल नंबर ऑफ गैसेज जो होंगे कंटेंट्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उनका जितना इक्वल्स मतलब कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, यही ये कहता है। तो एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज कि हम लोगों के पास 3 बैलून है, इसमें 1 मोल हीलियम भरा हुआ है, तो 1 मोल हीलियम में 4 ग्राम हीलियम आ जाएगा। 273 केल्विन है, 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर रख दिए, इसको भी 180 एम प्रेशर, 273 केल्विन, 180 एम, 273 केल्विन टेम्परेचर रख दिए। तो सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर रखा हुआ है। 1 मोल हीलियम, इसमें भी 1 मोल ऑफ हीलियम ले लिए, ये ऑक्सीजन ले लिए, इसमें 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ले लिए। तो 1 मोल में ये 4 ग्राम होगा, ये 32 ग्राम होगा, ये 28 ग्राम होगा। तो वेट देखो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर इक्वल नंबर ऑफ मोलिकुल, तो इक्वल अगर हम लोग इसमें कर दें कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर, तो कहता है कि ये नंबर ऑफ मोल जो होगा इक्वल नंबर ऑफ मोलिकुल्स के बराबर होगा। एक मोल यहाँ जो होगा एक मोलिकुल को इंडिकेट करेगा। देखिए यहाँ भी एक मोलिकुल है, यहाँ भी एक मोलिकुल है। तो एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रो लॉ हम लोग इसको ठीक से देखेंगे। ठीक है, इट प्रोवाइड्स मेथड टू डिटरमाइन एटॉमिक वेट ऑफ गैसियस एलिमेंट। कोई गैसियस एलिमेंट हो तो उसका हम लोग एटॉमिक मास कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो फॉर्मूला इन्हीं का दिया हुआ है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है ना। मोलकुलर वेट बराबर या मोलकुलर मास बराबर क्या होता है, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यही फॉर्मूला है। मोलकुलर मास बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी। इट प्रोवाइड्स ए रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मोलकुलर मास ऑफ सब्सटेंस। किसी भी मोलकुलर सब्सटेंस का अगर हम लोग को मोलकुलर मास निकालना हो किसी भी सब्सटेंस का, तो हम लोग उसको वेपर डेंसिटी में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मोलकुलर मास हम लोगों के पास निकल जाएगा। ये वेपर डेंसिटी है क्या, एक नया वर्ड आया है आपका, तो आइए इसको हम लोग वेपर डेंसिटी को हम लोग देखते हैं। तो वेपर डेंसिटी इज ए रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ डेफिनिट अमाउंट ऑफ गैस टू दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। जिस गैस का आपको वेपर डेंसिटी निकालना हो, मोलकुलर मास निकालना हो, तो सबसे पहले करेंगे क्या कि उसका डेफिनिट अमाउंट ऑफ गैस ले लिया और उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करें। सपोज कि 4 लीटर हम लोग हाइड्रोजन गैस ले लिए, उसका वेपर डेंसिटी निकालना था, तो आपका 4 लीटर गैस का ये अमाउंट ऑफ गैस कह रहा है। हाँ, तो सपोज कि 4 केजी हाइड्रोजन गैस ले लिए, तो 4 केजी हाइड्रोजन गैस में कितना वॉल्यूम होगा उसको ले लिए। ठीक है, अब हम लोग कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर खैर गैस का नाम चेंज कर देंगे हम। ठीक है, सपोज कि मीथेन गैस हम लोग 4 केजी ले लिए, उसका वॉल्यूम हम लोग को पता निकाल लेंगे, हम लोग वॉल्यूम निकल जाएगा। अब हम लोग सेम अमाउंट का 4 केजी हम लोग हाइड्रोजन गैस ले लेंगे और दोनों का रेशियो निकाल देंगे, तो उसी को वेपर डेंसिटी कह देंगे। व्हाट इज वेपर डेंसिटी, तो इट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ डेफिनिट अमाउंट ऑफ गैस टू दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उतने ही अमाउंट का हाइड्रोजन गैस ले लेंगे, उसका वॉल्यूम मेजर करके रेशियो निकाल देंगे, तो वेपर डेंसिटी निकल गया। अब जब वेपर डेंसिटी गैस का निकल गया तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलकुलर मास ऑफ दैट गैस निकल जाएगा आपके पास। आइए कुछ और फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। तो वेपर डेंसिटी बराबर क्या हो गया, उसी को आगे हम बढ़ा दिए, वेट ऑफ एन मोलिकुल ऑफ गैस अगर हम लोग ले लेते, सपोज कि उसमें एन मोलिकुल्स पाया गया, तो वेट ऑफ एन मोलिकुल्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग और आगे बढ़ा दें तो वेट ऑफ 1 मोलिकुल ऑफ अगर गैस ले लें, एन मोलिकुल ना लेके 1 मोलिकुल ले लें, तो वेट ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा। और उसमें चूंकि 2 एटम एग्जिस्ट करता है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो वेट ऑफ 1 मोलिकुल ऑफ गैस यानी कि मोलिकुलर वेट की बात कर रहा है, और यहाँ हम लोग का हाइड्रोजन का 2 हो गया, ये तो ये 2 आ गया। तो यहीं से फॉर्मूला मिल गया, वेपर डेंसिटी बराबर मोलिकुलर वेट अपॉन 2, यानी कि मोलिकुलर वेट बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के निकाल लिए। तो हम लोग कैसे फॉर्मूला ड्राइव किए, कैसे आया, वही आपका कैलकुलेशन था। मोलिकुलर वेट बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी, जहाँ वेपर डेंसिटी रेशियो है किसका है, तो वॉल्यूम ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ एनी गैसियस सब्सटेंस टू दैट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ सेम नंबर ऑफ सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये हो गया। तीसरा इसका एप्लीकेशन है, इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। हम लोग इससे आपका मास
फिक्स्ड वॉल्यूम के हेल्प से इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग मास ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम या हम लोग उसका फिक्स्ड मास निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि मास ऑफ 1 मोलर गैस बराबर होता है वेपर डेंसिटी इंटू 0.00 इतना 897 ग्राम होता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाला हुआ होता है। आगे देखिए, 1 मोलर मास ऑफ गैस बराबर हो गया वेपर डेंसिटी इंटू 0.40897 ग्राम। ठीक है, इसी को हम आगे बढ़ा दिए। ठीक है, यानी कि 2 इंटू वेपर डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू वेपर डेंसिटी बराबर मोलकुलर मास होता है। ग्राम है वॉल्यूम कितना, 1 इंटू 2 इंटू वी। ठीक है, तो 1 ग्राम ये हो गया। वो हाइड्रोजन में दो एटम होता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, डिवाइड कर दिए हम लोग कितना से, वेपर डेंसिटी ऑफ 0 पॉइंट इतना करके निकाल दिए। मैंने यूनिटरी सिस्टम यहाँ पर यूज किए हैं और करके इसको आगे बढ़ा दिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 22.4 ये 22,400 ml आ गया। अब इसको लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 22.4 लीटर आ गया। तो किसी भी गैस का एसटीपी पर जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है। और ये किससे हम लोग को मिलता है, तो एवोगैड्रो से के कैलकुलेशन से मिलता है। ठीक है, it helps in determination of molecular formula of gas and is very useful in gas analysis by knowing the molecular volume of reactant and product of reaction molecular composition can be determined easily। अब जैसे हम लोग को क्या कहा जाता है, किसी का डेंसिटी मालूम है, वेपर डेंसिटी मालूम है, मोलकुलर वेट मालूम है, तो फॉर्मूला नहीं निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। बस वही चीज है ये। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये 9th में भी पढ़े थे। तो डाल्टन का कहना था कि एटम वर्ड जो आया है वो देखो, तो यहाँ पर मैं थोड़ा समझा दूं पॉइंटर लेकर के, मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझाना। देखो, एटम वर्ड जो है, एटम यही ना हम लोग लिखते हैं। तो एटॉमिक थ्योरी हालांकि ये अब हाइपोथेसिस में आता है। एटम ये है, और ये एटम वर्ड जो है आपका 2 वर्ड से मिल करके बना हुआ है। कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक हो गया ए और दूसरा हो गया आपका टॉम। दूसरा हो गया आपका टॉम। ए मतलब होता है नॉट एक ना, एक मतलब होता है विदाउट, एक मतलब होता है विदाउट। और टॉम के मतलब होता है टू कट। टॉम मतलब होता है टू कट, काटना। टू कट मतलब काटना। तो डाल्टन जो था, डाल्टन का कहना था विदाउट कट द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी फर्दर कट और सब डिवाइडेड इज नोन एज एटम। ए स्टैंड्स फॉर विदाउट और टॉम मीन्स टू कट, मतलब जो काटा नहीं जा सके उसको हम लोग एटम कहते हैं। और यहीं से एटम वर्ड की शुरुआत हो गई। ठीक है, ये आप जॉन डाल्टन का फोटो आप देख रहे हैं। आइए अब हम लोग डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं, जो कि अब थ्योरी रहा नहीं। द मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। एटम जो होता है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी फर्दर कट इज कॉल्ड एटम अकॉर्डिंग टू डाल्टन। माइंड इट, डाल्टन के हिसाब से जो सबसे छोटा पार्टिकल हो जाएगा, जिसको अब हम लोग काट नहीं सकते हैं उसी को एटम कहते हैं। और एक एलिमेंट में जितने भी एटम होते हैं सभी के सभी एक तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग गोल्ड ले लिए और गोल्ड को काटते जाइए काटते जाइए काटते, सारा गोल्ड ही का एटम निकलेगा। ऐसा नहीं कि गोल्ड में से आपका कॉपर निकलने लगे तो सोनार को पकड़ के आदमी पिटाई करेगा, कैसा तुमको हमको सोना दे दिया, हम निकाल रहे हैं, खरीदे हैं गोल्ड और काट रहे हैं गोल्ड, तो उसमें से तुम जो है से कॉपर निकाल रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है ना। किसी भी एलिमेंट के जो एटम होते हैं ना, विथ ऑल रिस्पेक्ट दे आर ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। ठीक है, सिमिलरली different type atoms of different element are different ना। डिफरेंट एलिमेंट के एटम जो होंगे वो डिफरेंट होंगे ना, फॉर इन ऑल रिस्पेक्ट। तो आपका दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। उसी तरह से आप नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट एंड हैव डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसी तरह से डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होंगे डिफरेंट होंगे इन ऑल रिस्पेक्ट, और उनका मासेज भी डिफरेंट होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगा। ठीक है,
और एक चीज और, इनका कहना था डाल्टन का कि व्हेन द एटम विल कंबाइन टुगेदर दे विल फॉर्म कंपाउंड एटम, नॉट द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बारे में इन्होंने कुछ आइडिया ही नहीं दिया था। जो कंपाउंड बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल का कंपाउंड बनता है, उसको इन्होंने कंपाउंड एटम कर दिया, जो कि कंपाउंड एटम होता नहीं है ना। तो एक डिमेरिट उनका था। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। और उनका कहना था कि एटम जो होता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो केमिकल कॉम्बिनेशन में टेक पार्ट करता है, मतलब कि केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। ठीक है। Atom of two or more element combine in simple whole number ratio to form compound atoms, और वे compound atom बनाते हैं। यही एक डिमेरिट, ये भी डिमेरिट था उनका। compound atom वर्ड बोल दिए थे कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे तो सिंपल रेशियो में कंबाइन करेंगे, चलिए ये भी सही था उनका, लेकिन वे जो फॉर्म करेंगे कंपाउंड एटम का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि कहना ऐसा गलत था उनका ना। नेक्स्ट है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज। कोई भी फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज हो रहा हो तो एटम को ना तो हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये भी इनका गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? हम लोग रेडियम ले लीजिए और उसको डिसइंटीग्रेट करा दीजिए तो रेडियम से रेडॉन और हीलियम में बदल जाएगा, तो नया एटम तो बन गया, ये भी डिस्ट्रॉय हो गया, नया बन भी गया ना। तो ये भी स्टेटमेंट उनका गलत हो गया, जॉन डाल्टन का। नेक्स्ट है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली कॉम्बिनेशन, सेपरेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। इनका कहना था जब केमिकल कॉम्बिनेशन होने लगता है तो सिर्फ उसमें सेपरेशन होगा या रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होगा। ये भी उनका स्टेटमेंट गलत था ना। अब आइए लिमिटेशन क्या क्या है, अब हम लोग करके देखते हैं। तो कुछ लिमिटेशन तो मैं साथ साथ डील करते चला गया हूँ। The main feature of Dalton's atomic theories are atoms was no more indivisible. It is made up of various subatomic particles like electron, proton, and neutron. That means, according to the Dalton, the atom, the smallest part of any substance which cannot be further subdivided, is known as atom. But from the experiment of Rutherford, we know that atom can be subdivided into electron, proton, and neutron. Even today, we know that proton and neutrons are subdividable into quark, and these quarks are of two types, that is up quark and down quark। ये quark भी दो तरह के होते हैं। इतना ज्यादा हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन डाल्टन ऐसा नहीं कहे थे। वे कहे थे कि किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, उसी को हम लोग एटम कहते हैं। It failed to explain how atom of different element differ from each other। बाहर में आदमी आवाज दे रहा, तुम्हें तो सुनाई नहीं दे रहा है गधा कहीं का? जाकर देखो। It failed to explain how atom of different element differ from each other। और ये फेल कर जाता है कि एलिमेंट जो है से इट फेल टू एक्सप्लेन हाउ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर। हाँ, जैसे इनका कहना था कि डिफरेंट एलिमेंट का एटम जो होगा डिफर होगा। कैसे होगा? ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे केसेज हैं, जैसे आइसोबार हो गया। एटॉमिक मास तो आइसोबार में दो डिफरेंट एलिमेंट है, एटम अलग होंगे, एटॉमिक नंबर अलग होंगे, मास नंबर आपका सेम हो गया। जैसे कैल्शियम ले लीजिए और पोटासियम ले लीजिए। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 हो गया और पोटासियम का भी आइसोटॉप्स का उसका एटॉमिक मास जो होता है 40 हो जाता है। तो यहाँ पर तो फेल कर गया। अब आ जाइए आप, उनका कहना था कि किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे एक तरह के होते हैं। ठीक है, तो एक तरह के अगर होते हैं तो फिर आइसोटोप्स का केस में क्या होगा? आइसोटोप्स में होता है एक ही एलिमेंट है, उसके एटम्स जो होंगे दो तरह के होंगे, उसका एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक मास चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मास के रिस्पेक्ट में यहाँ पर आपका चेंज हो गया। ठीक है, तो ये सब उसका फेलियर है। इट फेल्स टू एक्सप्लेन हाउ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर। इसका भी एक्सप्लेनेशन वो नहीं कर पाए थे। ठीक है, अब है, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई एटम ऑफ द एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम और मॉलिक्यूल। हालांकि मॉलिक्यूल का कंसेप्ट नहीं दिए थे, कंपाउंड एटम का कंसेप्ट दिए थे। ठीक है, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन, बोले वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि उनका केमिकल कॉम्बिनेशन जो होगा और कैसे होगा। ठीक है, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन the nature of forces that bind together different atoms in a molecule। जब आपका एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं और कंबाइन करने के बाद कंपाउंड एटम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो which are those forces due to which these are held together in a molecule or compound atom।
कैसे वो एक दूसरे से एसोसिएटेड है इसके बारे में इन्होंने, मतलब कि केमिकल बॉन्डिंग की तरफ इशारा कर रहा है कि केमिकल बॉन्डिंग के बारे में उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। ठीक है, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन गेलुजेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, गेलुजेक लॉ के बारे में भी इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। इट डिड नॉट मेक एनी डिस्टिंक्ट बिटवीन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ आयन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन रिएक्शन एटम एंड अल्टीमेट पार्टिकल दैट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मॉलिक्यूल। यह एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंसेज होगा इसके बारे में इन्होंने कोई चर्चा नहीं किया, कोई डिफरेंसेज नहीं किया। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, फिर हम लोग मिलते हैं कल। आज किस चीज का टेस्ट है आप लोग का?